अस्सलामुअलैकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाज़िर हूँ, लेकिन मेरा कुछ दिन से दिल चाह रहा है कि मैं ब्रेक ले लूँ। मतलब रेगुलर अपलोड करते हुए काफ़ी दिन हो गए हैं मुझे, और मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। लेकिन फिर आप लोगों का सोचती हूँ कि आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे नेक्स्ट एपिसोड का कि नावल जल्दी से ख़त्म हो। बहुत सारे लोग ये भी इंतज़ार कर रहे होंगे, तो बस इसी वजह से मैं ब्रेक नहीं लेती। लेकिन कभी कभी ऐसा दिल करता है मैं लंबी छुट्टी ले लूँ, और कम अज़ कम भी जो है ना 7-8 दिन मुझे बिल्कुल इस चीज़ की टेंशन ना हो कि मुझे वीडियो अपलोड करनी है, नेक्स्ट एपिसोड रिकॉर्ड करनी है। कभी कभी बहुत ज़्यादा सुस्ती होने लगती है, दिल करता है सारे काम छोड़कर ना बस फारिग बैठो, मतलब कुछ भी ना करूं, हाथ पर हाथ धरकर फारिग बैठ जाऊं। लेकिन वो भी नहीं बैठा जाता, फिर उसमें सुकून नहीं मिलता। फिर दिल करता है कि चलो कुछ कर लूं। कुछ करने लगती हूँ तो फिर बस ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, और ऐसे करते करते ना बहुत सारी चीज़ें अपने गले डाल लेती हूँ, और फिर झंझलाती हूँ कि ये काम पूरा नहीं हो रहा, वो काम पूरा नहीं हो रहा। तो ऐसे जो है ना फिर एनर्जी डाउन हो जाती है, और फिर दोबारा से दिल करता है कि कुछ ना करूं। खैर, ये सर्कल चलता रहता है ख़वातीन के साथ, इसमें कोई नई बात नहीं है, सभी के साथ होता है। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। तो ख़वातीन जो है वो सब्र शुक्र ही कर जाती हैं, क्योंकि ढेर सारी ख्वाहिशें हैं ऐसी जो कि पूरी होना किसी सूरत मुमकिन नहीं है। चलते हैं कहानी की जानिब। कहानी की फरमाइश हमसे की है आफ़िया नासिर ने। कहानी का नाम है तायरे लाहौती, मुसन्निफ़ा है रिफ़त सिराज, और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 21। बाबा ने बताया कि तुम आ चुके हो, खाना लगवाऊं क्या? बड़ी अम्मा और आरफा आई तो किसी और खोज में थी, मगर शुरुआत ज़रा स्वभाव से कर रही थी। अभी तो मुझे भूख नहीं है, खाना होगा तो बाबा से कह दूँगा, आप आराम करें। वो लाकर खोलते हुए आम से अंदाज में गोया हुए थे। इतना वक्त तो हो गया है, भूख क्यों नहीं लगी? खाना गर्म भी है, चांद और दुल्हन भी पहुंच गए हैं। भाई भावज से नहीं मिलोगे? बड़ी अम्मा उनका चेहरा पढ़ने की कोशिश करते हुए कह रही थी। मिल लूँगा, घर में ही है ना, या कहीं जा रहे हैं? और रुखाई से बोले, जा तो खैर कहीं नहीं रहे, इतनी मुद्दत बाद भाई परदेश से आया है, बड़ी अम्मा ने जताया। मैं मिलने से इनकार तो नहीं कर रहा। वो लाकर में फ़ाइलें उलट पलट करते हुए उसी साहब का अंदाज में गोया हुए। अभी वो आराम कर रहे होंगे, मैं घर पर ही हूँ, शाम को मुलाकात हो जाएगी। बड़ी अम्मा की खामोशी उन्हें महसूस हुई तो गोया वजाहत की। इस वक्त तो दफ्तर से कभी नहीं आए, खैरियत तो है ना? खोज की इब्तदा हुई। दफ्तर ही के काम से आया हूँ, उन्होंने बड़ी अम्मा की तशवीश दूर की। वो पाशा का क्या बना, कुछ पता चला? महानूर कहाँ है? आरफा उससे ज़्यादा जब्त ना कर सकती थी। पाशा का तो कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। फ़िलहाल तो महानूर के बारे में कोई इल्म नहीं कि वो कहाँ है। उन्होंने फूफो की हालत पर तरस खाकर बहुत तहम्मुल से जवाब दिया। तो पुलिस ने उससे अभी तक कुछ नहीं उगलवाया? ये तो गूंगों को बुलवा लेती है, आरफा ने यासियत भरे लहजे में कहा, जिसमें हैरत की आमेजिश भी थी। उगलवा लेगी, आप क्यों परेशान होती हैं? कौन सा आप लोगों ने उसे पनाह देना है? लहजा फिर तल्ख हो गया। जब्त के बावजूद इतना पता चल जाए कि वो कहाँ और किस हाल में है तो हमारे लिए ये भी बहुत है, मगर उसकी तो कोई खैर खबर ही नहीं। बड़ी अम्मा भी अपनी बेताबी छुपाए बज़ाहिर पुरसकून खड़ी उन दोनों फूफी भतीजे की गुफ्तगू सुन रही थी। खैर खबर मिल भी जाए तो क्या होगा, आप लोग तो किसी को बख्श चुके हैं, अब क्या जुस्तजू है? मेरा ख्याल है आप लोग उसे भूल जाएं। हाँ ठीक है, हमने उस पर समझौता कर लिया कि वो उसी आवारा के साथ रहे, मगर ये माँ है, इसे जुस्तजू हो सकती है कि बच्ची किस हाल में है। बड़ी अम्मा ने बुरा मानकर उनकी बात काटती थी। आप ही तो कहा करती हैं कि जिस राह चलना नहीं उसके कोस क्या गिनना। छोड़ दिया तो बस छोड़ दिया, अब जिक्र भी नहीं होना चाहिए। तुम्हारी नाराज़गी बचकाना है, हमारे सीने में भी दिल है, पत्थर नहीं। उसकी भलाई इसी में थी कि वो उम्र भर उसके साथ रहे जिसने दाग लगाया है। किसी लड़की का अगवा मामूली बात नहीं होती, पुश्तों और नस्लों तक ये दुख पीछा करता है। आने वाली नस्ल पर इसका बुरा असर पड़ता है। लोग औरत को अछूत समझने लगते हैं। अब अगर कोई हमसे बात करेगा तो हम ये कह देंगे कि हाँ, हमने उसका निकाह कर दिया था, खामोशी से। हालात हमारे काबू में नहीं थे, अगर हम उसे दोबारा यहाँ ले आते तो वो उम्र भर को ज़िंदा दरगोर हो जाती। बड़ी अम्मा समझाते हुए बोली, ज़िंदा दरगोर तो वो हो गई है, उसका कहीं पता नहीं चल रहा। वो बरहमी से गोया हुए। ये उसी की 420 है, कहीं नहीं गई वो। तुम्हारे डर से छुपा दिया है उसने। इतना पागल नहीं वो कि इतनी मुसीबत उठाकर ले जाए और वो उसके घर से इतने आराम से निकल जाए। अगर वो उसके घर से निकलती तो सीधी यहीं पहुंचती, वो कहीं और नहीं जा सकती।
बड़ी अम्मा ने वसूख से कहा। वो यहाँ कैसे आ जाती जहाँ उस पर हमेशा के लिए दरवाजे बंद कर दिए गए हैं? अगर वो सही हाथों में पहुँची तो उसे सीधा पहुँचा दिया जाएगा किसी ऐसी वकील के पास जो उस तरह की सताई हुई लड़कियों के मुकदमे लड़ती है। मज़ाहिर ने उसी तरह ऑफ मोड में जवाब दिया। उन्होंने एक फ़ाइल खोली, फिर अपना पर्स खोलकर पॉकेट डायरेक्टरी निकाली और कोई फ़ोन नंबर उतारने लगे। हम नहीं करेंगे ज़िक्र, मगर तुम भी आराम से बैठ जाओ। तुम इस तरह भागे फिरोगे तो ज़िक्र होगा। हमें ये फ़िक्र है खुदा न खास्ता तुम्हें कोई नुकसान ना पहुँचे। नफ़ा नुकसान अल्लाह के हाथ में है, मज़ाहिर ने बात काट कर कहा। हाँ, मगर ऊँट बांध कर तवक्कल करने को कहा गया है। अल्लाह ने बारिश बरसाई तो छतरी बनाने की अकल भी दी, बड़ी अम्मा ने भी बरजस्ता कहा। मज़ाहिर खामोश रहे। वो बड़ी अम्मा की सन रसीदगी का मुकाबला बहरहाल नहीं कर सकते थे। आरफा खामोश तमाशाई बनी दोनों को टुकर टुकर देख रही थी। अब तुम्हें उसका मुकम्मल ख्याल रखना होगा, इसलिए कि फ़िलहाल मैं बहुत मसरूफ़ हो जाऊंगी। जहाँ मैंने मून की मंगनी की है उनका बड़ा बेटा अमेरिका से आया हुआ है, इसलिए सोचा यह है कि इसकी मौजूदगी में ये नेक काम अंजाम पा जाए। मेरा मतलब है 1 महीने के अंदर अंदर मून की शादी कर दी जाए। घर में बहू आ जाएगी तो मुझे भी थोड़ी बेफिक्री हो जाएगी। शहाना मोमल की माँ से मुखातिब थी। खैर हो साईं की, आपने बड़ी अच्छी खबर सुनाई। बहुत अच्छे हैं साहब, बिल्कुल फरिश्ता, बहुत नेक बच्चा है आपका। अल्लाह उनके भाग जगाए। मोमल की माँ अपने मखसूस खुशामदाना अंदाज में बोली। हाँ खैर, बच्चा तो मेरा बहुत अच्छा है, मेरी बहू भी बहुत अच्छी है। बहुत छोटी उम्र की भोली भाली मासूम सी। 10 सोने के सेट बनवाए हैं मैंने उसके लिए। इंशाल्लाह बहुत धूम से ब्याह कर लाऊंगी, शहाना ने बहुत गर्म जोशी से कहा। मोमल बाथरूम में खड़ी अपनी ओढ़नी निचोड़ते हुए सब सुन रही थी। ठीक कह रही है माँ, वो फरिश्ता है दोज़ख का। उसके सीने से हुक उठी। माशाल्लाह 6 भाइयों की एक ही बहन है मेरी बहू। शहाना कभी नौकरों से इस तरह बातें नहीं करती थी, मगर शायद बहुत खुश थी वो, या मोमल की माँ थी, नौकरानी नहीं। अल्लाह साईं साहब के नसीब जगाए रखे, खैर हो मालिक की, मोमल की माँ ने फिर बेसाख्ता कहा। अल्लाह करे दोज़ख में जाए। मोमल अंदर की दहकती आग को कंट्रोल करती बाथरूम से बाहर आई और शहाना को सलाम किया। शहाना ने बगौर उसके सरापा का मुआयना किया। खुद तो धान पान सी है, बच्चा सेहतमंद लग रहा है। अगर सिजेरियन हुआ तो दर्द सिरी बढ़ जाएगी। नस्ल तो खैर सेहतमंदों की है। ख्वाजा के ख़ानदान में मर्दों की काठी तो अच्छी ही है, शहाना सोच रही थी। कैसी तबीयत है तेरी? उन्होंने बड़ी तमकिनत से हाल पूछा। जी अच्छी हूँ, उसने बहुत धीमी आवाज़ में जवाब दिया। अपना ख्याल रखना, तेरे मून साहब की शादी हो रही है, मैं बहुत मसरूफ़ हो जाऊँगी। डॉक्टर के पास जाती रहना, समझी? वो बोली। हाँ मेरे मून साहब। उसने बस असबात में गर्दन हिला दी। तो अगर बेध्यानी करेगी तो तुझे ही मुश्किल होगी। पैसे दे गया था अल्लाह यार। शहाना दोनों माँ बेटी से एक साथ मुखातिब हुई। जी मालकन, मोमल की माँ ने कहा। अच्छा तो फिर मैं चलती हूँ, कोई बात हो तो अपने मर्द को भेज देना। शहाना उठ खड़ी हुई। मोमल की माँ भी हाथ बांधकर खड़ी हो गई। शहाना ने कदम बढ़ाए तो उसने लपक कर दरवाज़ा खोला। शहाना बेनियाजी से आगे बढ़ गई। मोमल की माँ ने दरवाज़ा बंद कर दिया। खुशी के बहुत से रंग उसकी खुरदरी जिल्द को वाज़े कर रहे थे। बेटे की शादी है, सब नौकरों को मालकन कपड़ा तो पहनाएगी, पैसे भी देगी। वो खुद कलामी में मुब्तला थी। कितना बड़ा है तुम्हारा पेट, भरता ही नहीं। मोमल जहरीली होने लगी। इतना कपड़ा मिल गया, इतना खाने को है, रसोई में रखने को जगह नहीं। तुम्हारी ये भूख तो मुझे भी खा गई है, पर तुम्हारा पेट नहीं फटा अभी तक। हे बगैरत, तो क्या हम अकेले खावे हैं? तू सूंघती है? तुम तो वो हो अम्मा, अगर तुम्हें पाकिस्तान की सारी दौलत मिल जाए तो सोचोगी हिंदुस्तान की कैसे लूँ। मोमल ने उठकर पंखा तेज़ किया। आजकल उसे सबसे ज़्यादा गर्मी लग रही थी। कैसा 2.5 हाथ का डंडा है ये ज़बान, खाने को ज़्यादा मिल गया है ना? मोमल की माँ भड़क गई। जिनको खाने को ज़्यादा मिलता है वो फिर इंसानों को भी खाने लगते हैं। दुख, हैरत, अजियत, तन्हाई शायद इंसान को उम्र रसीदा कर देते हैं। वो अपनी माँ से भी बड़ी हो गई थी, शायद इसलिए कि उसकी माँ ने किसी का बच्चा छुपाकर पैदा नहीं किया था। हाँ, शादी हो रही है। इतनी बद्दुआ दूंगी कि चैन नहीं मिलेगा ज़मीन पर। पता नहीं कौन बेचारी ऐसे गलत आदमी से शादी कर रही है। वो माँ के सामने से हट गई। अब तो वो झगड़ा करते हुए भी थक जाती थी। देखो बेटी, अभी तो दिन का वक्त है, मैं तुम्हें तुम्हारी खाला के घर पहुँचा सकती हूँ। तुम्हारी माँ की हिम्मत है, उसने तुम्हें इतनी दूर अकेला भेज दिया। वक्त अच्छा नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, रिक्शे में छोड़ आती हूँ। नहीं खाला जान, अभी तो आपने और आगे सफ़र करना है, कोई मसला नहीं, मैं चली जाऊँगी, आप फ़िक्र ना करें। अल्लाह की अमान रहे, वैसे तो तुम हिम्मत वाली बच्ची हो। ठीक है फिर आओ, तुम्हें रिक्शे में तो बिठा दूँ। पता याद रखना, कभी दिल चाहे तो अपनी खाला या माँ के साथ आना, मुझे बहुत खुशी होगी। हमसफ़र खातून को उससे कुर्बत महसूस होने लगी थी। दोनों के चेहरे चादरों से छुपे हुए थे।
खातून तो उसका चेहरा देख चुकी थी, मगर उसने उनके चेहरे से चादर ज़रा देर के लिए हटती नहीं देखी थी। मगर आंखों से अंदाज़ा होता था मजमूई तौर पर खूबसूरत खातून है। रंगत तो हाथों से ज़ाहिर थी, कद दरमियाना और जिस्म दुबला था। आवाज़ से बुजुर्गी और शफकत झलकती थी। आपके घर की तरफ बस जाती है? वो पूछ रही थी। हाँ, मैं वैगन में जाऊंगी। पता याद रखना, खाला की तबीयत ठीक हो जाए तो लेकर आना। खातून एक खाली रिक्शे के करीब रुककर कह रही थी। जी ज़रूर, इंशाअल्लाह, उसने भी जल्दी से कहा। 7 नंबर लतीफ़ाबाद जाओगे? खातून रिक्शा ड्राइवर से पूछ रही थी। उसने इस बात में गर्दन हिलाई तो बोली, बिस्मिल्लाह, बैठ जाओ और 7 नंबर में जहाँ उतरना हो बता देना, ठीक है? उसने गर्दन हिला दी। अच्छा, अल्लाह निगहबान। अपनी खाला को सलाम दुआ से याद करना, मैं भी उनकी सेहत के लिए दुआ करूँगी। वो बैठ के ही रिक्शा चल पड़ा। 7 नंबर में कहाँ उतरोगी बीबी? उमर रसीदा ड्राइवर ने ख्यालात के हजूम से खींच निकाला। हाँ, बस वहाँ बस स्टॉप पर उतार देना। उसने बड़ी हाजिर दिमागी का मुजाहरा किया और खासी मुतमईन सी हो गई। रिक्शे की फटफट में भी वो बहुत इन्हमाक से कुछ सोच रही थी। हमेशा जीत जाने वाले पाशा, तुम हार गए हो। मेरी धूल भी ना मिलेगी तुमको। उम्र भर अपने ज़ख्म चाटते रहना। क्या याद करोगे? तुम ही नहीं, वो सब भी जो मेरे नाखुदा बने हुए थे। कैसा अकेला छोड़ा था। रिश्तों की धुंध छट गई। मैं मैदान अज़ल में खड़ी हूँ, हर रिश्ते के बोझ से आज़ाद। अलस्त भी रब्बिकुम सुन रही हूँ, और क्यों नहीं कह रही हूँ। आरज़ी रिश्ते कैसा बोझ भी होते हैं, जिसको उतार कर यूँ महसूस होता है मेरे पर निकल आए हों और मैं हल्की फुल्की होकर बसीत फ़ज़ाओं में उड़ रही हूँ। मेरे सामने एक बेकिनार जहाँ है और मैं ताकत परवाज़ के नशे में चूर हूँ। किसी पड़ाव, किसी मंजिल की ना जुस्तजू है, ना आरज़ू। अब किसी रिश्ते की जुदाई के खौफ से कभी नींद उचाट ना होगी, ना दिल बैठेगा। बीबी, यहीं उतरना है? ये बस स्टॉप तो आ गया। रिक्शा ड्राइवर की आवाज़ उसे ख्याल की अथाह से बाहर ले आई। हाँ, बस यहीं, उसने बड़े एतमाद से जवाब दिया। उसने पर्स खोलकर 100 का नोट निकालकर ड्राइवर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, मैं आपको बाकी पैसे देता हूँ। हाँ, जाहिर है 20-30 ऊपर ही लोगे। 20-30 कहाँ बीबी, महंगाई इतनी है कि बच्चों को 2 वक्त पेट भर रोटी खिलाना भी मुश्किल हो गया है। गवर्नमेंट को हमारी भूख दिखाई नहीं देती। बाज़ औक़ात सवारी 5 रुपये को अहमियत नहीं देती, मगर हम 5 रुपये की 2 रोटियाँ ख़रीद लेते हैं। बड़ी लंबी चौड़ी वजाहत हुई और वो तो जैसे तड़प कर रह गई। अच्छा, तुम जितने मर्ज़ी काट लो। तौबा तौबा, मज़दूर आदमी और दिन भर की मुशक्क़त के बाद भी रोटी पूरी नहीं। एक वो जो महज लॉन्ग ड्राइव के शौक़ में कीमती पेट्रोल यूं ही फूंक देते हैं। जितने मर्ज़ी तो नहीं बीबी, बस 5 रुपये बहुत हैं। बड़ी मेहरबानी आपकी। उसने बकाया पैसे उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। वो चादर दुरुस्त करती रिक्शे से उतर आई और गर्दन मोड़कर दाएं बाएं देखने लगी। मेन रोड पर कुछ बंगले बने हुए थे और रोड के दूसरी जानिब चंद दुकानें नज़र आ रही थीं। उन्हीं में से एक में डेंटिंग पेंटिंग का काम हो रहा था। 2-3 मोटर बाइक दुकान से बाहर खड़ी हुई थी और एक खस्ता हाल कार भी खड़ी थी जो गालबन दुकान के लिए इश्तिहार का काम कर रही थी। उसके कदम उसी तरफ उठे थे। वहाँ 2-3 नौउम्र लड़के काम करते नज़र आ गए थे, जो एक दूसरे के साथ बचकाना सी शरारतों में मगन थे। उसे अपनी सिमत आता देख कर यकलख्त अपनी जगह बड़ी शराफत से जम गए और कदरे उलझते हुए उसकी सूरत तकने लगे। वो यहाँ कोई प्राइवेट स्कूल है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मगर है इसी तरफ ही कहीं। आपको कुछ पता है? वो बड़े एतमाद से पूछ रही थी कि आजकल जगह जगह तो प्राइवेट स्कूल होते हैं। यहाँ जी सामने के 2 बंगलों में स्कूल मौजूद हैं, एक हनी ग्रामर स्कूल और एक फातिमा पब्लिक स्कूल। आपको कौन से स्कूल में जाना है? एक लड़के ने औजार ज़मीन पर डाल दिया और खड़े होकर जवाब दिया, हाँ, मुझे फातिमा पब्लिक स्कूल ही जाना है। सामने ही है ना? अच्छा, शुक्रिया। वो बड़ी तेज़ी से दुकान से बाहर आ गई और सामने बंगलों पर नज़र दौड़ाने लगी। एक बंगले के मेन गेट पर उसे स्कूल का बोर्ड नज़र आ गया। वो यूँ खुश हुई गोया हैदराबाद इसी वजह से आई हो। उसने बड़ी उजलत में सड़क क्रॉस की। शदीद भूख के बावजूद उसकी चाल में बड़ी तवानाई थी। उसने स्कूल के गेट पर पहुंचकर गेट खोलना चाहा तो वो अंदर से बंद मिला। उसने काल बैल तलाश की जो सीधे हाथ पर नज़र आ गई। उसने बटन पुश किया तो फ़ौरन ही चौकीदार का सर बाहर आया। जी फरमाइए, उसने मामूल के अंदाज में पूछा। मुझे प्रिंसिपल से मिलना है, क्या वो मौजूद हैं? उसने पूछा। जी, आपका नाम? महनूर ताहिर, कराची से आई हूँ और प्रिंसिपल से मिलने आई हूँ, उसने जवाब दिया। अच्छा, कराची से आई हैं? चौकीदार या चपरासी जो कोई भी था, उसके दिल में यकदम नरम गोशा पैदा हुआ। आइए आप अंदर आकर बैठ जाइए, मैं ऑफ़िस में इतला करता हूँ। उसने फ़ौरन गेट का ज़ेली दरवाज़ा बंद कर दिया था और महनूर भी फ़ौरन अंदर दाखिल हो गई थी। आइए आप इधर स्टाफ़ रूम में आ जाइए, मैं अंदर इतला देता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। चंद कदम पर ही स्टाफ़ रूम मौजूद था। वो अंदर चली गई। स्टाफ़ रूम खाली था। उसने फ़ैन चलाया और एक कुर्सी पर बैठकर चपरासी का इंतज़ार करने लगी।
स्टाफ रूम के फर्नीचर से स्कूल की अच्छी साख का अंदाज़ा तो फ़ौरन ही हो गया था। पता नहीं प्रिंसिपल साहिबा किस मिजाज की होंगी। या अल्लाह मेरी मदद करना, उसने दिल ही दिल में दुआ मांगी और दीवार पर आवीज़ा कैलेंडर पर नज़र दौड़ाने लगी। पता नहीं आज क्या दिन है, क्या तारीख है, क्या हाल हो चुका है मेरा, ये नौबत आ गई। उसकी आंखें भर आईं। ये तो दिन तारीख है, मुझे तो वो याद नहीं आ रहे जो भूलना नहीं चाहिए। उसने चादर से आंखें साफ की। 5-7 मिनट के बाद चपरासी आ गया। आइए। वो उठ खड़ी हुई। इतनी देर में दिल पहली बार बहुत तेज़ी से धड़का। वो चपरासी के पीछे चलती हुई प्रिंसिपल के दफ्तर तक आई। चपरासी ने उसे अंदर दाखिल होने का इशारा किया, साथ ही थोड़ा सा दरवाज़ा भी खोल दिया। वो ऑफिस में दाखिल हुई तो बुरी तरह गड़बड़ा कर रह गई। सामने प्रिंसिपल साहिबा नहीं बल्कि प्रिंसिपल साहब थे। उम्र के हिसाब से 35-40 के दरमियान दिखाई दिए। अस्सलाम वालेकुम, उसने बमुश्किल खुद पर कंट्रोल किया। वालेकुम अस्सलाम, तशरीफ़ रखिए। पियन बता रहा था कि आप खसूसियत से सिर्फ मुझसे मिलने कराची से आई हैं। माफ़ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। आई एम सॉरी। उसके वैसे ही हवास मुअत्तल हो रहे थे। पे-दर पे सवालात की बौछार पर चकरा कर रह गई। एक कुर्सी की बैग थामकर बमुश्किल कुर्सी पर खुद को टिकाया, पर्स टेबल पर रखा। जी वो जस्ट ए मिनट प्लीज़, ज़रा सा पानी पिलवा दीजिए, अभी बताती हूँ, उसने बदिक्कत तमाम कहा। प्रिंसिपल ने बेल बजाकर पियन को तलब किया, जो फ़ौरन ही अंदर आ गया। एक गिलास पानी और उसके बाद कोल्ड ड्रिंक। प्रिंसिपल ने महानूर के दिलकश नकोश बहुत एहतियात से पढ़ते हुए ऑर्डर दिया। प्लीज़ सर, मुझे सिर्फ पानी की तलब है, आप तकल्लुफ़ ना कीजिए। वो उनकी आवभगत के अंदाज़ पर अंदर ही अंदर सहम गई। आप इतनी दूर से आई हैं, कोल्ड ड्रिंक भी पानी ही होता है। वो मुस्कुराए। अब ये घर तो नहीं है कि आपकी कुछ खिदमत करते, ऑफिस में तो बस यही होता है, या तो गर्म या ठंडा। कराची में आपकी रिहाइश कहाँ है बाय द वे? वो बहुत ही पुरतजस्सुस नज़र आ रहे थे। जी वो शरीफाबाद। उसके मुंह से ना चाहते हुए भी सच निकल गया। कल से झूठ बोल बोल कर ज़ुबान ऐंठ गई थी। बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छे इलाके से आई हैं, बहुत माकूल नाम है। चपरासी पानी का गिलास लेकर अंदर आ गया था। प्रिंसिपल बोलते बोलते खामोश हो गए थे। मानूर ने बहुत बेताबी से गिलास थामा था, जिसे प्रिंसिपल ने भी नोट किया था और उसने पिया भी एक सांस में था। अब जल्दी से कोल्ड ड्रिंक ले आओ, हरी अप, उन्होंने चपरासी को टहलाया। मैंने कहा ना सर, प्लीज़ आप जहमत ना करें, मुझे बस पानी की तलब थी। और दूसरी बात यह कि मुझे इस ऑफ़िस तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ा कि मैं स्पेशली कराची से आपसे मिलने आई हूँ। अमूमन विदाउट कॉलिंग आने वाले को प्रिंसिपल से फौरी मुलाकात का शर्फ हासिल नहीं होता, और मेरा मसला ये है कि मुझे मुलाजमत की सख्त ज़रूरत है और मेरी कोई डिमांड भी नहीं है। इस वक्त तो बस समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग वाली सूरत हाल है। वो एक सांस में बोलती चली गई। ओके ओके, मैं आपका मसला समझ चुका हूँ, आप मुझे गौर करने का मौका तो दें। वैसे मेरे अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक तो आप अच्छी टीचर महसूस हो रही हैं, मगर मैं देख रहा हूँ कि आपके पास ना एप्लीकेशन है ना डॉक्यूमेंट्स। इतना सख्त ज़रूरतमंद तो अपने डॉक्यूमेंट्स की 10-20 फ़ोटो कापी साथ लिए फिरता है। प्रिंसिपल के लहजे में इस्तफसार भरी उलझन थी। असल में मेरे डॉक्यूमेंट्स मिसप्लेस हो गए हैं। पिछले दिनों जो कराची में हंगामे हुए थे ना, तो हमें बहुत अफरा तफरी में रेजिडेंस चेंज करना पड़ी। बस इसी दौरान कई चीज़ें मिसप्लेस हो गईं, मगर मैं जल्दी अपनी असनाद दोबारा हासिल कर लूँगी। वैसे जिस स्कूल में मैंने 2 साल पढ़ाया है, आप वहाँ से कंफर्म कर सकते हैं। वहाँ मेरे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कापी अभी महफूज होगी। वहाँ मेरी बहुत अच्छी रेप्यूटेशन रही है। मेरी प्रिंसिपल मेरी बहुत इज़्ज़त अफजाई और हौसला अफजाई करती रही हैं। वो फिर तवातर से बोलती चली गई। प्रिंसिपल कुछ देर किसी ख्याल में डूबे रहे। फिर उन्होंने एक हुंकारा भरा। यानी आप कराची से हैदराबाद शिफ्ट हो चुकी हैं? आप इस शहर को कोई स्विट्ज़रलैंड किस्म की न्यूट्रल स्टेट समझ कर आई हैं? वो मुस्कुरा कर पूछ रहे थे। ये शहर कराची शहर का भाई बंद ही है, यानी चोर का भाई गिराह कट, यानी जो सूरत हाल उस शहर में है वही कमोबेश यहाँ भी है। बड़ी बेमानी हिजरत की आपने। वो कदरे इस्तजाब में मुब्तला नजर आए। असल में सर, हमारे ज़्यादा रिश्तेदार इसी शहर में हैं। वहाँ तो हम जैसे सबसे कटकर ही रह रहे थे। वहाँ मेरे वालिद की मुलाजमत थी। असल में वो अब रिटायरमेंट ले चुके हैं, उसने नज़रें उठाए बगैर जवाब दिया। ओह खैर, आप हमें अपने कॉन्फिडेंस की वजह से काबिल गौर दिखाई देती हैं। आप अपने स्कूल का फ़ोन नंबर और नाम इस चिट पर लिख दीजिए। नीचे अपना और अपने वालिद का नाम भी तहरीर कीजिए, और अपना हालिया कॉन्टैक्ट नंबर भी प्लीज़। उन्होंने एक चिट और बॉल पॉइंट उसकी तरफ बढ़ाया। सर फ़िलहाल मेरा कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, उसने चिट पर स्कूल का नंबर और नाम लिखते हुए जवाब दिया। तो फिर ऐसा कीजिए, लगे हाथों एक एप्लीकेशन लिख दीजिए और इस वक्त जहां आपकी रिहाइश है वो एड्रेस इसमें लिख दीजिए अपने पर्टिकुलर्स के साथ। उन्होंने चिट नज़रअंदाज करते हुए स्कूल का लेटर हेड उसकी तरफ खिसका दिया। इस मर्तबा वो बुरी तरह चकरा गई थी। एड्रेस? कुछ देर वो किसी सोच में डूबी रही।
پھر بڑے اعتماد سے درخواست لکھنا شروع کر دی۔ پرنسپل بغور اس کا جائزہ لے رہے تھے، مگر وہ بہت منہمک تھی اور بڑی روانی سے قلم چلا رہی تھی۔ بمشکل 5 منٹ درخواست لکھنے میں صرف ہوئے اور پھر اس نے لیٹر ہیڈ پرنسپل کو تھما دیا۔ وہ درخواست پر نظر دوڑانے لگے۔ ان کی نظروں میں اطمینان جھلک رہا تھا، مگر آخر میں پہنچ کر اس نے قدرے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ نو کوٹ؟ آپ کو اگر رکھ لیا جاتا ہے تو کیا آپ نو کوٹ سے یہاں آیا کریں گی؟ وہ الجھ کر پوچھ رہے تھے۔ یہ عارضی ایڈریس ہے سر، ابھی ہم یہیں قریب میں ریزیڈنس دیکھ رہے ہیں۔ یہ میری حقیقی خالہ کا ایڈریس ہے جہاں فی الحال ہمارا عارضی قیام ہے، اس نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ یہ تو خاصی مشکل ہوگی، پرنسپل غیر مطمئن دکھائی دیے۔ یہ میرا ہیڈک ہے سر کہ مجھے وقت پر اسکول پہنچنا ہوگا، وہ اسی طرح اعتماد سے جواب دے رہی تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے، خیر آپ 2-4 روز میں پتہ کر لیجیے گا، ہم سوچتے ہیں، انہوں نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ وہ تو ٹھیک ہے سر، مگر میں نے آپ کو جو کچھ بتایا ہے آنیسٹلی بتایا ہے۔ اپنے کراچی والے اسکول کا ایڈریس اور فون نمبر بھی لکھ دیا ہے۔ آپ مجھے موقع دے کر دیکھیں۔ رہی وقت کی پابندی کی بات تو یہ میرا مسئلہ ہے، میری کوشش ہوگی کہ مجھے موقع دینے کے بعد آپ کو افسوس یا مایوسی نہ ہو۔ وہ کرسی سے اٹھتے ہوئے بولی، میں عرض کر چکا ہوں کہ آپ 2-4 روز میں پتہ کر لیجیے گا، ہمیں بھی اچھی ٹیچر ہی کی تلاش ہوتی ہے، ہمارا اسکول زیادہ پرانا نہیں ہے، ابھی ہمیں اپنا اسٹینڈرڈ مینٹین کرنا ہے۔ تھینک یو ویری مچ سر، آپ کا بہت وقت لیا میں نے۔ وہ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے پلٹ کر بولی، تھینکس اگین۔ ویلکم، وہ اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے بولے جو بڑی سی چادر میں چھپی ہوئی تھی۔ کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہاں چلی گئی، کس طرح چلی گئی، وہ زاروں قطار روتے ہوئے کہہ رہی تھیں۔ جادو کے زور سے ہوا بن کے اڑ گئی، وہ بھی اتنی رات کو۔ مجھے کسی کہانی پر یقین نہیں، اس کی سب سے بڑی ہمدرد آپ ہی بن رہی تھیں، وہ پھنکارتے ہوئے بولا۔ لیکن میں یہ سب کیوں کرتی، وہ میری بہو بن چکی تھی، میں اپنے گھر کی عزت کو خود کیسے نکال دیتی، وہ سسکتے ہوئے بولی۔ کوئی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں، میں سب سمجھتا ہوں، کوئی میرا ہے ہی نہیں، سب مخالف ہے میرے، پتہ نہیں کب کب کے بدلے چکائے گئے ہیں، وہ اسی انداز میں بولا۔ لیکن یہ سب وقتی ہے، میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں پہنچ جائے۔ ایئرپورٹ انکوائری کرواؤں گا، ریلوے میں معلوم کرواؤں گا، میرے لیے یہ سب مشکل نہیں ہے، سب جگہ میرے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا سمجھا ہے آپ سب نے، وہ برہمی سے کہہ رہا تھا۔ آگ لگا دوں گا سب طرف، آپ دیکھیے گا۔ قمرالنساء خاموشی سے آنسو پونچھتی رہیں۔ اگر یہ اس کے کزن کا کارنامہ نکلا تو اسے تو وہ سبق سکھاؤں گا کہ مرنے کے بعد بھی یاد رکھے گا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر رہا تھا، ویسے بھی اس نے شیر کو پنجرے میں بند کر کے اپنا بہت بڑا نقصان کر لیا ہے، قرض پر قرض چڑھ رہا ہے۔ ایک معمولی افسر بخار ایسا جیسے بادشاہ ہو پاکستان کا، وہ وہاں بھی پہنچ جاتی تو اطمینان ہوتا، وہ تو وہاں بھی نہیں ہے۔ قمرالنساء بھرائی ہوئی آواز میں بولی، آپ آیا کریں چکروں میں اماں، ہم جیسے چکر بازوں سے چکر چلا رہے ہیں، آپ مجھے باہر آنے دیں، میں نمٹ لوں گا سب سے، آپ یہاں مجھ سے ملنے نہ آیا کریں، آپ کے رونے دھونے سے مجھے بہت کوفت ہوتی ہے، بس گھر میں مصلے پر بیٹھ کر میرے لیے دعا کیا کریں۔ اس نے بڑی بے مروتی سے ماں سے کلام کیا۔ ایک ہی تو دعا ہے 8 پہر، اللہ تمہیں سیدھا راستہ دکھائے، تمہیں حق کی پہچان دے، وہ بڑی افسردگی سے کہہ رہی تھی۔ ہاں تو مت پریشان ہوا کریں مجھ کافر کے لیے، پلیز آپ گھر چلی جائیں، آپ کا ایمان بھی خراب ہوتا ہوگا مجھ سے بات چیت کر کے، گھر جائیں، اللہ کو راضی کریں، ہری بھری جنت میں 1000 گز کا پلاٹ حاصل کرنے کے لیے درخواست دیں، بس مجھے پریشان نہ کریں۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر پیشانی سے ٹکائے۔ اس وقت وہ بہت آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا تھا۔ اس بچی کو ہمارے گھر کے علاوہ کہیں پناہ نہیں، اسی لیے میں نے اسے نکاح پر راضی کیا تھا کہ وہ ایک ٹھکانے پر ہو جائے، ورنہ جو کچھ تم نے اس کے ساتھ کیا تھا اس کے بعد لڑکی درپتر ہو جاتی ہے، میں اسے کیسے گھر سے جانے دے سکتی تھی۔ ہوش و عقل کے ناخن لو پاشا، وہ اسے کسی حد تک پرسکون کرنے کے لیے وضاحت کر رہی تھیں۔ پاشا نے ان کی طرف سے پیٹ کر لی۔ آپ جائیں اماں، مجھے کچھ سوچنے دیں، کسی کو میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں، 1-2 روز میں خود آ جاؤں گا۔ اب وہ مجھے مل جائے، آپ دیکھیے گا، زنجیریں اور بیڑیاں پہنا کر 10 سال کم از کم تہہ خانے میں رکھوں گا۔ اس نے میری محبت کا بہت مذاق بنایا ہے، بہت تماشا بنایا ہے۔ اگر وہ عقل سے کام لیتی تو آج میرے ساتھ سپر لگژری لائف انجوائے کر رہی ہوتی۔ خیر اب اس کی قسمت، اسے زنجیریں اور بیڑیاں پہنانے کو یہ مصیبت مول لی تھی۔ وہ ناگواری سے بولی، یہ تو نہیں سوچا تھا مگر اب سوچ رہا ہوں، میرا دل چاہ رہا ہے سلگتے کوئلے سے اس کا چہرہ داغ دوں یا تیزاب پھینک دوں اس پر۔ اللہ توبہ، قمرالنساء دہل کر رہ گئیں۔ کبھی کوئی اچھی بات بھی دماغ میں آتی ہے؟ وہ ناراضگی سے پوچھ رہی تھیں۔ پہلے اس کے حوالے سے بہت اچھی باتیں دماغ میں آتی تھیں، اب نہیں آئیں گی، بس ایک بار مل جائے۔ اس کے انسانی وجود میں کسی بھیڑیے کا آسیب اتر رہا تھا۔ زبردستی کے سودوں میں خوشی نہیں ملتی، تم نے اس کے دل میں جھانکنے کی کوشش کی ہوتی تو شاید یہ سب نہ ہوتا۔ قمرالنساء واپسی کے ارادے سے چادر درست کر رہی تھیں۔
احمق ہے وہ، کیا نہیں ہے میرے پاس، کیا دے دیتا اس کا وہ 21ویں گریڈ والا کزن، ایک کوٹھی جس میں 6 بھائیوں اور ایک بہن کا حصہ ہے، اور یہاں وہ اکیلی ملکہ جیسی، اسے اس کی حماقت کا اندازہ ایک روز ہو جائے گا۔ بس ایک بار باہر آ جاؤں پھر دیکھیے گا۔ وہ لاکب کی سلاخیں تھامے گررا رہا تھا۔ ہاں بس مرغے کی ایک ٹانگ کرتے رہو، خود کو بے سکون ہی کیا ہے، تمہارے ہاتھ کیا لگا ہے؟ قمرالنساء جل کر بولی۔ یہ تو وقت بتائے گا، وہ اسی موڈ میں گویا ہوا۔ اچھا میں چلتی ہوں، گھر سے کچھ منگوانا تو نہیں ہے؟ وہ پلٹتے ہوئے بولی۔ اچھے سے کھانے میں زہر ملا کر بھیج دیجیے گا، پھر اوندھا جواب آیا۔ اللہ حافظ، اللہ تمہیں اپنی امان میں رکھے، ہدایت بخشے، آمین۔ وہ بوجھل دل سے واپس ہوئیں۔ 10 کرسیوں والی ڈائننگ ٹیبل پر موجود افراد پر چاند نے ایک نظر ڈالی۔ بڑی اماں، اظہر، ظہیر، اظہار، مظہر، ریبہ، عارفہ، شمسہ، طاہر علی اور وہ خود، اور تانیہ، ریبہ اور شمسہ ایک کرسی شیئر کر رہی تھیں۔ عارفہ کی کرسی کا تھوڑا سا حصہ بھی ان دونوں کے پاس تھا۔ ہاؤس فل کا منظر تھا۔ لاؤنج میں اتنی چیئرز رکھی ہیں، وہاں سے ایک چیئر اٹھا لاؤ نا، اس طرح پھنس کر ضرور بیٹھنا ہے۔ چاند نے ریبہ کو مخاطب کیا۔ اس طرح بھی مزہ آتا ہے چاند بھائی، بہت دنوں بعد اس ٹیبل کی ساری چیئرز فل ہوئی ہیں۔ ریبہ نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ تمہاری مرضی، یہ مظاہر کیا کسی وقت کا کھانا گھر پر نہیں کھاتا بڑی اماں؟ چاند نے پوچھا۔ یہ ساری گورنمنٹ اس کے کندھوں پر کھڑی ہے، اسے کھانے پینے کی فرصت کہاں؟ وہ جل کر بولی۔ اور یہ ماہنور کو ادھر گھر پر اکیلا کس خوشی میں چھوڑا ہوا ہے، اس بیچاری کا قصور؟ چاند نے عارفہ سے پوچھا۔ سب کے چہرے یکلخت ویران ہو گئے، خاموشی کی انتہا محسوس ہونے لگی۔ طاہر علی نے بڑی اماں کی طرف بڑی افسردگی سے دیکھا تھا۔ وہ ادھر نہیں ہے، کھانا کھا لو پھر اطمینان سے بتاتے ہیں کہ وہ کہاں ہے۔ بڑی اماں نے مشاقی سے صورتحال سنبھالی۔ تو اس کا مطلب ہے آپ نے ہمیں اطلاع کیے بغیر اس کی شادی کر دی ہے؟ تو یہ چھپانے والی بات تو نہیں ہے، خوشی کی بات ہے۔ کوئی بات نہیں، اگر ہمیں اطلاع نہیں دی، ہم نے مائنڈ نہیں کیا۔ یہ تو وہ خوشخبری ہے جو ڈائننگ ٹیبل پر بھی بتائی جا سکتی ہے یا نہیں؟ چاند نے سب کی طرف باری باری دیکھا۔ ٹھیک کہا تم نے، پھر بڑی اماں ہی بولی۔ کہاں ہے اس کا سسرال؟ کل ریبہ کی طرف جائیں گے تو وہاں بھی ہوتے آئیں گے، چاند بڑی خوشی سے کہہ رہے تھے۔ اس سوال کا جواب فوری طور پر کسی کے ذہن میں نہیں آ سکا، صرف چمچوں کی کھنک گونجتی رہی۔ کیا کرتا ہے اس کا ہسبینڈ؟ چاند کی پوری دلچسپی ماہنور کی طرف تھی۔ کاروبار ہے اپنا، بڑی اماں نے عارفہ کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ ویری گڈ، اس کا مطلب ہے ویل آف فیملی سے ہے، بہت خوشی ہوئی۔ یہ ویل آف کیا ہوتا ہے؟ بڑی اماں نے سادگی سے پوچھا۔ میرا مطلب ہے کھاتے پیتے لوگ ہیں، چاند نے وضاحت کی۔ ہاں، اللہ کا دیا سب کچھ ہے ان کے پاس، بڑی اماں نے بیٹی داماد سے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا۔ تو آپ اتنی اداسی سے کیوں بتا رہی ہیں؟ سب کے چہرے بالکل بلینک ہیں۔ ماہنور کی شادی اچھے گھر میں ہو گئی ہے، یہ تو بہت ہی خوشی کی بات ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا، تب بھی کسی نے نہیں بتایا، کمال ہے۔ چاند کے لیے واقعی یہ حیران کن بات تھی۔ وہ ہے ہی اتنی پیاری، اس کی شادی اچھے آدمی اور اچھے خاندان میں ہی ہونا چاہیے تھی۔ تانیہ نے اتنی دیر میں پہلی مرتبہ حصہ لیا۔ شیور، چاند نے اتفاق کیا۔ عارفہ نے چمچہ پلیٹ میں رکھ دیا تھا، وہ مزید ضبط نہیں کر سکتی تھی، دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھیں۔ چاند اور تانیہ تو جیسے کھانا پینا بھول کر سناٹے میں رہ گئے تھے۔ عارفہ کا بری طرح رونا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ پھپھو کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ چاند اپنی چیئر سے اٹھ کر ان کے قریب چلے گئے۔ میرا خیال ہے پھپھو کو ماہنور کی یاد ستانے لگی ہے، تانیہ نے خیال ظاہر کیا۔ ایگزیکٹ، لیکن پھپھو وہ تو آپ سے زیادہ دور نہیں ہے۔ اب تانیہ کو دیکھیں، شادی کے فوراً بعد دور دیس جا پہنچی، اور آنے کے بعد ابھی صرف فون پر اطلاع دی ہے کہ ہم پاکستان میں ہیں، اور ایک تو روز میں ملنے کے لیے آئیں گے۔ یہ تو روٹین لائف ہے پھپھو، چلیں آرام سے کھانا کھائیں، میں ابھی آپ کو اس سے ملا کر لاتا ہوں۔ کوئی مسئلہ ہے؟ چلیں پہلے اچھی طرح کھانا کھائیں۔ اظہار تم ڈرائیو تو کر لیتے ہو نا، ابھی چلتے ہیں پھپھو کو لے کر، چاند نے عارفہ کا شانہ دھبکتے ہوئے کہا۔ اظہار بغیر نظریں اٹھائے اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ رہا، البتہ ریبہ نے احمقانہ انداز میں بوکھلا کر ادھر ادھر نظر دوڑائی تھی۔ ظہیر اور اظہر تو اتنے خاموش اور لاتعلق تھے کہ جیسے موجود ہی نہ ہوں۔ ریبہ تم بھی تیار ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ تانیہ تو ویسے ہی تیار رہتی ہے جیسے اس کی شوٹنگ شروع ہونے والی ہو۔ فل میچنگ کے ساتھ ایک رات سوتے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگی جو ہیئر بینڈ لگا کر سو گئی تھی وہ سلیپنگ ڈریس کے ساتھ میچ نہیں ہے۔ توبہ ہے چاند، حد ہوتی ہے مبالغے کی، تانیہ نے برا سا منہ بنایا۔ بھابھی کم از کم آپ تو چاند بھائی کو چاند نہ کہا کریں، جب خواتین کسی کو چاند کہتی ہیں تو جیسے مامتا سی جھلکنے لگتی ہے لب و لہجے سے۔ اظہار عادتاً بولے بنا نہ رہ سکا۔ سب لوگ ہنس پڑے تھے، ماحول قدرے چینج ہوا۔ عارفہ نے بھی جلدی سے آنکھیں پونچھی تھی۔ ٹھیک ہے نا بڑی اماں، آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے نا ماہنور کے ہاں اس وقت جانے پر؟ پھپھو خوش ہو جائیں گی، کیا حرج ہے؟ چاند نے بڑی اماں کی طرف دیکھا جو عجیب بے بسی کی کیفیت سے دو چار تھیں۔
भैया चैन से खाना तो खा लो, अभी करते हैं बात। वो झल्ला गई। इसमें बात क्या करना हुई, आप भी चलें, थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी, सारा दिन घर में मसरूफ़ रहती हैं। बड़ी अम्मा ने तय कर लिया कि बोलना बेकार है, लिहाजा खामोश रहीं। ताहिर अली बेटा, ये गाजर मटर की सब्ज़ी मैंने तुम्हारे लिए ख़ास तौर पर बनाई है। उन्होंने एक छोटी सी काप की तरफ इशारा किया। जी बड़ी अम्मा, मैं ले रहा हूँ, बहुत शुक्रिया। आप क्यों तकलीफ़ करती हैं, ये काम तो आरफा और शमसा भी कर सकती हैं, ताहिर अली ने ममनून से लहजे में कहा। बच्ची कॉलेज से थक कर आती है, आरफा सुबह से कुछ ना कुछ करती ही रहती है। मैं क्या करती हूँ, एक ज़रा सी सब्ज़ी बना दी तो कौन सा थक गई। मुझे अच्छा लगता है ये छोटे मोटे काम करना अपने बच्चों के। अल्लाह तुम सबको सुख चैन दे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ दराज उम्र हो। ये अजहर और ज़हीर तो बड़ी अम्मा बिल्कुल ही खामोश होकर रह गए हैं। आपने बोलने से मना किया हुआ है? चांद ने पूछा। आप लोग जिस मौजू पर बातचीत कर रहे थे उसमें हमारी एंट्री के लिए कोई रास्ता नहीं बन रहा था। ज़हीर ज़बरदस्ती मुस्कुराकर बोले। अजहर के चेहरे पर भी बमुश्किल मुस्कुराहट का असर नज़र आया। ये दोनों तो हमेशा ही से कम बोलते हैं और इनके हिस्से का ये तीनों जो बोल लेते हैं। बड़ी अम्मा का इशारा इजहार, मजहर और रीबा की तरफ था। इस वक्त तो हम तीनों ही ने खामोशी का रिकॉर्ड कायम किया है, मजहर ने बड़ी संजीदगी से कहा। बस अजहर और ज़हीर के सामने ही ज़रा ज़ुबान रुकी रहती है, शुक्र है किसी का तो लिहाज है। बड़ी अम्मा ने बहुत मोहब्बत से दोनों पोतों को देखते हुए कहा। ये तो है, चांद भाई तो दोनों से छोटे ही लगते हैं। रीबा की ज़ुबान में बिलाखिर खुजली हुई। जी नहीं, सबसे बड़े तो मज़ाहिर भाई यानी अक्का चांद लगते हैं, मजहर ने टुकड़ा लगाया। खैर ये तो मैं भी देख रहा हूँ, खासी बुजुर्गी सी झलकने लगी है मज़ाहिर में। 22वें ग्रेड में पहुँचा तो टोटल ही बुजुर्ग लगने लगेगा, अमरीकियों से भी ज़्यादा मसरूफ़ रहता है। चांद ने हल्का सा कहकहा लगाया। हाँ, सारा पाकिस्तान उसी के कंधों पर धरा है, घर में तो टिकना मुहाल है। बहुत ही जी उड़ता है, घर में हर तरह का खाना बनता है मगर वो नहीं होता। अल्लाह जाने बाहर ढंग से कुछ खाता भी होगा या नहीं। बड़ी अम्मा आज़र्दगी से बोली। और जब से आप ही का, रीबा की ज़ुबान फिसलते फिसलते रह गई। उसने डर कर बड़ी अम्मा की तरफ देखा जो उसी को घूर रही थी। क्या हुआ आप ही का? चांद रीबा की तरफ मतवज्जा हुए। चंद सानियों को सभी खामोश हो गए, इस तरह के अब कुछ नहीं बोलेंगे। कुछ नहीं, तुम आराम से खाना खाओ, हो सकता है आ ही रहा हो। असल में उसने कारोबार भी तो शुरू कर दिया है, रीबा के ससुर के साथ ही तो है, तभी तो उन लोगों से राह रस्म हुई, तुम्हें बताया तो होगा उसने। बड़ी अम्मा ने बड़ी महारत से चांद का जहन इधर उधर किया। जी मुझे पता है, चांद ने जवाब दिया। दुल्हन ये बिहारी कबाब लो ना, नूरुद्दीन बहुत अच्छे बनाता है। उन्होंने बहू को मुखातिब किया। मैं ले चुकी हूँ बड़ी अम्मा और वाकई बहुत मज़ेदार हैं, तानिया ने जवाब दिया। बड़ी अम्मा भाभी डाइटिंग करती हैं, मोटी हो गई तो अमरीकी हुकूमत इनको वीज़ा नहीं देगी, इजहार ने शरारत से कहा। तो क्या उनके मुल्क में खाने को नहीं है? दुनिया यूं ही भागी जा रही है उनकी तरफ। बड़ी अम्मा की तो सारी तवानाइयाँ खिलाने पिलाने के चक्कर में सर्फ हुआ करती थी। उन्हें तो खाने पीने पर कदगन या कमी बर्दाश्त हो ही नहीं सकती थी। इनके यहाँ तो खाने को इतना है कि गरीब मुल्कों को भेजते हैं, फिर भी इतना बच जाता है कि समंदर में बहा देते हैं, इजहार ने वजाहत करते हुए जवाब दिया। अस्तगफिरुल्लाह, इतनी नाकदरी रिस्क की, खुदा की मार पड़ेगी एक रोज़। बड़ी अम्मा वहाँ सिर्फ गंदम खाने पर जोर नहीं है, वो लोग खालिश चीज़ें हासिल करके अपनी सेहत अच्छी रखना चाहते हैं, जो मैदे पर कम से कम वज़न डालें और ज़्यादा से ज़्यादा ताकत दें। तानिया ने किसी टीचर की तरह समझाने की कोशिश की। मोटापा सेहत की नहीं, सेहत के नुकसान की निशानी है। अब लोग इतने समझदार हो गए हैं कि सेहतमंदी और मोटापे में फ़र्क पहचानने लगे हैं। अब लोग खाने पर इतना खर्च नहीं करते जितना हड्डियों का पिंजर बनने पर खर्च करते हैं, मज़हर ने मज़ीद इजाफ़ा किया। तभी तो दुनिया का ये हाल है, सब कुछ है, सुकून नहीं है, बड़ी अम्मा चिढ़कर बोली। अच्छा भाई, सब लोग खाना खा चुके हों तो महनूर के यहाँ चलने की तैयारी करें। जो जाना चाहता हो। बड़ी अम्मा मैं चेंज करके आता हूँ, आप तैयार रहें। चांद कुर्सी धकेल कर उठ खड़े हुए। डाइनिंग रूम में एक मरतबा फिर सन्नाटा तारी हो गया। आरफा ने परेशान होकर बड़ी अम्मा की सूरत देखी। चांद कमरे से बाहर चले गए थे। बड़ी अम्मा कुछ देर सर झुकाए कुछ सोचती रहीं, फिर उठ खड़ी हुई। तुम लोग आराम से खाना खाओ, मैं ऊपर चांद के कमरे में हूँ। उन्होंने हाजरीन का जहनी इंतशार दूर किया जो चांद के तैयार होने का मुसद्दा सुनकर अपनी अपनी जगह खामोश बैठे थे। बड़ी अम्मा मज़ीद कुछ कहे बिना चांद के कमरे में चली आई थी। चांद वार्डरोब खोले गालबन कोई लिबास मुंतखब कर रहे थे। दरवाजे की चरचराहट पर फ़ौरन मुड़कर देखा था। ओ बड़ी अम्मा, आपने क्यों सीना चढ़ने की तकलीफ़ की? मैं बस आ ही रहा था, वो बोले। इसीलिए ऊपर आई हूँ ताकि तुम तैयार होकर नीचे ना आओ। वो दरवाज़ा बंद करके बहुत ठहरे हुए लहजे में मुखातिब हुई। मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। वो वार्डरोब खुली छोड़कर बड़ी अम्मा के करीब आए। यहाँ बैठो और गौर से मेरी बात सुनो, वो बेड पर बैठकर बोली। जी जी कहिए, मैं सुन रहा हूँ। चांद के चेहरे पर फिक्रमंदी के असरात नजर आए।
بیٹے بات بہت بڑی ہے، رسان سے سنو۔ تمہیں اکیلے میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ تمہاری پھوپھی اور پھوپھا کے سامنے ایک تکلیف دہ بات کا ذکر بار بار اچھا نہیں لگتا۔ دوسرے تانیہ کو تم زیادہ بہتر سمجھتے ہو، معلوم نہیں ابھی اس کے سامنے ذکر مناسب ہے یا نہیں۔ وہ بولتے بولتے رک کر کچھ سوچنے لگی۔ خیریت تو ہے نا بڑی اماں؟ کیا تکلیف دہ بات ہے؟ چاند پریشان نظر آئے۔ بتاتی ہوں بیٹے، حوصلے سے سنو۔ وہ آہستہ آہستہ ابتدا سے بتانے لگی۔ چاند پوری آنکھیں کھولے دم بخود بڑی اماں کی صورت تک رہے تھے۔ مائی گاڈ، ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ کم از کم 3 بندے تو اس گھر میں شادی کے لائق ہیں، آپ کسی سے بھی کر سکتی تھیں۔ اوور نائٹ یہ کام ہو سکتا تھا، آخر گھر ہی کی بات تھی، وہ الجھتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ تینوں سے بات کی تھی میں نے، اظہر کا تو سرے سے شادی کا پروگرام ہی نہیں۔ ظہیر کسی کو زبان دیے بیٹھے تھے، مظاہر کو فرصت نہیں تھی، اسی پر سب سے زیادہ دباؤ ڈالا تھا۔ تب کہنے لگا بڑی اماں وہ بہت اچھی لڑکی ہے، لیکن میں نے کبھی اس کے بارے میں یوں نہیں سوچا۔ اس زبردستی کی شادی میں اسے کیا ملے گا، اور مجھے بھی افسوس ہوگا کہ ایک اچھی لڑکی کو میں سچی خوشی نہیں دے پا رہا۔ تو یہ شادی جیسی شادی کب ہوتی؟ یہ تو ایک عورت کی عزت، اس کی ساکھ کا مسئلہ تھا، اسے کسی شیطانی شر سے بچانا تھا۔ چاند بات کاٹ کر قدرے ناراضگی سے بولے۔ ہاں، اس وقت مظاہر کی عقل میں کچھ نہیں آ رہا تھا، جب حادثہ ہو گیا تو دن رات ایک کر دیے کہ اب میں ہی اس سے نکاح کروں گا۔ میں نے جب اس سے کہا کہ بس اب وہ اس کے بس میں چلی گئی، قصہ ختم کرو، اس کے نصیب میں یہی لکھا تھا، تو اڑیل گھوڑے کی طرح بدک گیا کہ میں یہ جاہلانہ باتیں نہیں مانتا۔ ایسی لڑکی کو اگر کوئی نہیں اپناتا تو میں اپنا کر دکھاؤں گا۔ تو پہلے کیوں نہیں اپنا لیا؟ اب لکیر پیٹنے سے فائدہ؟ چاند نے پھر قطع کلامی کی۔ ایک گہرے دکھ کا اثر ان کے تھکے ہوئے لہجے سے واضح ہو رہا تھا۔ میں نے بھی یہی کہا تھا، بولا مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ میری پوزیشن کو جانتے ہوئے وہ کوئی قدم اٹھانے میں جلدی کرے گا۔ بڑی اماں بولی، یہ دنیا ہے، یہاں بیٹا باپ کا تختہ الٹ دیتا ہے، ایک بڑے افسر کی کیا حقیقت ہے؟ چاند نے تلخی سے کہا۔ بڑی اماں کوئی کچھ بھی کہے، لیکن پھپھو کا جو بھی نقصان ہے اس میں ہماری فیملی بھی ذمہ دار ہے، ان کا ہم پر حق مسلم ہے، سولڈ ہے، ہم نے ان کی حق تلفی کی ہے، یہ بات سب کو مان لینا چاہیے۔ چاند نے قطعی انداز میں کہا۔ تمہارا کہنا درست ہے، لیکن خود سوچو، میں کیا ہار بنا کر تینوں میں سے کسی کے گلے میں ڈال دیتی؟ بڑی اماں نے دکھ بھرے لہجے میں استفسار کیا۔ اتنی اچھی لڑکی، بڑی اماں، اس کے ساتھ زیادتی کی حد ہو گئی۔ گھر میں اتنے لڑکے، کوئی اس کی پروٹیکشن کے لیے کچھ نہیں کر سکا؟ چاند مارے تعصب کے ایک جملہ کئی مرتبہ دہرانے لگے۔ ہم سب اس کے مجرم ہیں کہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکے۔ بہرحال اگر وہ ماہنور سے نکاح کر چکا ہے، اسے اپنے گھر میں بسا چکا ہے، تو ہمیں اسے کانٹیکٹ رکھنا چاہیے۔ اب جب کہ سب کچھ ہو چکا تو ہم اسے خود سے دور کیوں کریں؟ ہمیں ایک دوسرے سے ملنا چاہیے۔ کوئی کیا کہتا ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ لڑکی شادی کے بعد بھی اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں سے مورل سپورٹ لینے کا حق رکھتی ہے، اور ماہنور کو تو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ آپ نے اسے یا اس نے آپ کو فون کیا بڑی اماں؟ چاند نے سوال کیا۔ بڑی اماں خاموش رہیں، کچھ دیر سوچتی رہیں، پھر نظریں اٹھا کر پوتے کا چہرہ بغور دیکھا۔ بیٹے، یہ امریکہ نہیں پاکستان ہے، یہاں اغوا ہونے والی لڑکی ایک گالی بن جاتی ہے۔ اس حادثے کا اثر پورے خاندان پر پڑتا ہے، دوسری بچیوں کو اچھے بر ملنا محال ہو جاتے ہیں۔ اب فرض کرو کسی کو اس واقعے کا علم ہو بھی جاتا ہے تو اسے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، کوئی راہ و رسم نہیں، ہم عزت دار لوگ ہیں اور اپنی عزت کے لیے بہت کچھ قربان کر سکتے ہیں۔ خیر، ہمیں کوئی مجبوری نہیں جو ہم یہ فرض کرنے لگیں۔ ایک انسان ہمارا ہے تو بس ہر حال میں ہمارا ہے۔ ہم مفروضوں کی بنیاد پر کسی انسان کو اس مورل سپورٹ سے محروم نہیں کر سکتے جو اس کا حق ہے، وہ قیامت تک حق ہے، جو فرض ہے وہ قیامت تک فرض ہے۔ چاند نے قطعی انداز میں بڑی اماں کو جواب دیا تھا۔ بڑی اماں ہکا بکا چاند کی صورت تک رہی تھی۔ مظاہر کی طرح ہی تو بات کر رہے تھے چاند۔ کیا ہو گیا ہے آج کل کے بچوں کو؟ بڑوں کی ہر بات انہیں غلط نظر آنے لگی ہے۔ بڑی اماں، ایک زندہ انسان کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ ایک جیتا جاگتا انسان اپنے تمام حقوق محفوظ رکھتا ہے۔ ہم لوگوں کو اپنے سیدھے سیدھے کاموں میں بھی اسی لیے رکاوٹیں اور مشکلات پیش آتی ہیں کہ ہم خوف و وہم میں مبتلا ہو کر لوگوں کے حقوق نظر انداز کر دیتے ہیں، اور نظر آنے والے فائدے کو اہمیت دے کر فطرت کے تمام تقاضوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ آپ سوچ رہی ہیں کہ اسے گلے سے لگا کر رکھا تو سوسائٹی آپ کے گھرانے کا بائیکاٹ کر دے گی، دوسری لڑکیوں کے رشتے نہیں آئیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذمہ داریاں یاد دلانے کی ضرورت نہیں، وہ جانتا ہے کس وقت کس کو کیا ملنا چاہیے۔ پاکستان میں بے شمار گھرانے ایسے ہیں جہاں لڑکیوں کی شادی کی عمر نکل چکی ہے، ان میں صرف وہی گھرانے نہیں ہیں جہاں جہیز کا مسئلہ ہے۔ ایسی لڑکیاں آپ کو وہاں بھی ملیں گی جہاں باقاعدہ کیش، جہیز، کار، کوٹھی کی آفرز کی جاتی ہیں، باقاعدہ لالچ دیا جاتا ہے۔ وہ لڑکیاں بھی ہیں جو وسیع جائیداد کی مالک ہیں، ان گھرانوں میں کبھی کوئی اغوا کا واقعہ نہیں ہوا ہوتا، پھر وہاں یہ صورتحال کیوں نظر آتی ہے؟
बड़ी अम्मा, महज एक खदशे की वजह से किसी इंसान की ज़िंदगी अजाब बनाना कहाँ का इंसाफ है। ये तो वो कड़ा वक्त होता है जब इंसान को सबसे ज़्यादा अपनों की ज़रूरत महसूस होती है। मैं उसके पास जाऊँगा, बल्कि तानिया भी जाएगी। प्लीज़ आप हमें रोकिएगा नहीं। और मैं आपसे भी दरख्वास्त करता हूँ, दबाव या इसरार से काम नहीं ले सकता कि आप मेरी बुज़ुर्ग हैं। मैं जा सकता हूँ बड़ी अम्मा। चांद ने उनका हाथ थामकर गोया इजाज़त तलब की। बड़ी अम्मा, जो चांद की बातें बहुत ध्यान से सुन रही थी, बल्कि एक गहरा असर उनके दिल पर तारी था, यकदम चौंक पड़ी। बेटे, अब ये क्या मालूम कि उस बदनसीब को कहाँ रखा हुआ है। वो बमुश्किल गोया हुई। तो हम मालूम कर लेते हैं, उसकी वालदा को तो कुछ इल्म होगा। कोशिश करेंगे तो पता भी चल जाएगा किसी को उसकी वालदा का घर मालूम है। चांद ने पूछा। तुम्हारी फूफो की तरफ ही है, उसका घर मालूम करना कौन सा मुश्किल है। शैतान की तरह मशहूर है वो उस इलाके में। बड़ी अम्मा का दिल तो यूं भी पिघला रहता था, जाने किस तरह खुद पर जबर किए वक्त गुजारती थी। इसलिए चांद को बहुत वजाहत से जवाब दिया। शायद उन पर मज़ीद दबाव डाला जाता तो उठ भी जाती। वैसे मज़ाहिर को सब पता है, क्या पता आता ही हो, पूछ लेना। वो बज़ाहिर लापरवाही से कह रही थी। जी का यह आलम था कि कोई खबर ले ही आए कि वो कैसी है। हाँ देखता हूँ, मुझे तो बहरहाल जाना ही है। मुझे क्या मालूम था कि उस बेचारी के साथ सभी ज़्यादती कर रहे हैं। हद हो गई, इन हालात में तो उस जैसी लड़की खुदकुशी भी कर सकती है। इतनी फालतू होती है इंसानी जान। बड़ी अम्मा कुछ बोले बिना कमरे से बाहर चली गई, मगर दूसरे ही लम्हे दोबारा अंदर आ गई। वो मज़ाहिर आ गया है, अभी अपने कमरे में गया है। वो आहिस्ता आवाज़ में इतला देकर वापस चली गई। चांद ने वार्डरोब बंद की और कमरे से बाहर निकल आए। उनके कदम मज़ाहिर के कमरे की तरफ उठ रहे थे। दरवाज़ा नींदवा था। वो उंगली से दस्तक देकर अंदर चले गए। मज़ाहिर टाई का फंदा ढीला किए बेड की साइड टेबल की दराज में कुछ तलाश कर रहे थे। दरवाजे की चरचराहट पर सर उठाकर देखा। ओह चांद भाई, आइए। वो दराज बंद करके उठ खड़े हुए। शाम को तो तुम बहुत जल्दी में थे, अब तो घर आ गए हो ना, या फिर कहीं और जाना है। चांद उनके बेड पर बैठ गए। नहीं, बस अब तो कहीं नहीं जाना। अगर काल आ गई तो हो सकता है कुछ देर के लिए पुलिस स्टेशन जाना पड़े, मगर श्योर नहीं है। वो चांद के पहलू में बैठ गए। पुलिस स्टेशन? खैरियत? चांद कदरे चौंक पड़े। एक लम्हे को तो मज़ाहिर के कोई बात समझ में नहीं आई, दूसरे लम्हे वो संभल गए। बस पुलिस यात्रा भी मुलाजमत ही का हिस्सा समझिए। वो मबहम सा मुस्कुराए। आजकल उनकी मुस्कुराहट भी नसीब वाले ही देख रहे थे। और बिज़नेस कैसा है? चांद ने पूछा। अल्लाह का शुक्र है, मेरा तो अभी आगाज़ ही है। अलबत्ता ख्वाजा साहब का एक्सपीरियंस बहुत काम आ रहा है। इंशाल्लाह और बेहतर होगा। फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम हो तो कहो, मेरे पास कुछ डॉलर हैं। चांद ने ऑफ़र की। थैंक यू चांद भाई, आप ही के डॉलर से ये बिज़नेस शुरू किया था। वो तशक्कुराना अंदाज में गोया हुए। थैंक्स की क्या बात, इस घर को फाइनेंशियली तौर पर तुम ही सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हो। अज़हर और ज़हीर की सैलरीज़ यूँ भी बहुत लिमिटेड हैं। अल्लाह का शुक्र है, मिलजुल कर बहुत अच्छी गुजर रही है। मज़ाहिर इस मरतबा वाज़े मुस्कुराए। अच्छी बात है। वैसे मैंने रीबा की इंगेजमेंट का सुनकर $3000 अब बड़ी अम्मा को भिजवाए थे कि वो उसके लिए ज्वेलरी वगैरह बनवा लेंगी। बता रही थी कि वो इसी तरह रखे हैं। कोई मसला हो तो उनसे ले लेना। मेरा मतलब है रीबा की शादी के मौका पर। चांद ने कहा। आपने अच्छा किया याद दिलाया। ख्वाजा साहब शादी जल्दी करना चाह रहे हैं। आप भी 1.5-2 माह के लिए यहाँ हैं, तो आप तय कर लीजिए। आपकी मौजूदगी में हो तो बेहतर है, फिर पता नहीं आप दोबारा कितने अरसे बाद आएँ। मज़ाहिर ने कहा। बड़ी अम्मा तो गालबन ये कह रही थी कि वो फ़िलहाल निकाह चाह रहे हैं। चांद ने पूछा। वो तो उस वक्त की बात है जब रिश्ता तय किया था। वो तो शादी के लिए बहुत शुरू में कह चुके थे कि हम जल्द चाहते हैं, तो हमने आपकी आमद पर इसे रख दिया था। मज़ाहिर ने वजाहत की। ठीक है, तो कर लेते हैं उनसे बात। कल वैसे भी हम सब उनकी तरफ इनवाइटेड हैं। मेरा ख्याल है कल वो बातें छेड़ेंगे। अब ये बड़ी अम्मा से कंफर्म करना होगा कि कौन सी तारीख मुनासिब होगी। वो तो चांद की तारीख से अपने हिसाब किताब करती हैं। चांद ने हंसते हुए कहा। तो फिर आप इस्लामी तारीख वाला पॉकेट कैलेंडर साथ रखिएगा। मज़ाहिर ने मशवरा दिया। चांद किसी ध्यान में खो गए। वैसे तुम बंदे की तरफ से तो सेटिस्फाइड हो ना? असल में रीबा बहुत इमेच्योर है। उन लोगों को इसकी आदत और मिजाज का अंदाज़ा तो है ना? चांद मुतफक्कराना अंदाज में पूछ रहे थे। मेरा अंदाज़ा है कि ख्वाजा साहब को इसका मिजाज ही बहुत अच्छा लगा है, वगरना उनके सर्कल में वेल ऑफ और ख़ूबसूरत लड़कियों की कोई कमी नहीं है। लाखों रुपया गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। आप उनके सर्कल का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस क्लास में ज़्यादातर बिजनेस मैरिजेज़ होती हैं। इसके बावजूद उन्होंने रीबा को सिलेक्ट किया है। लड़का भी एग्री है, उस पर कोई प्रेशर नहीं है। बाप बेटे की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। मज़ाहिर ने चांद को इत्मीनान दिलाया। अच्छी बात है। काश इतनी दिलचस्पी तुम महनूर के केस में भी ले लेते जितनी अपनी हकीकी बहन के केस में ले रहे हो तो शायद। मज़ाहिर ने बुरी तरह चौंक कर चांद की सूरत देखी तो पता चल गया चांद भाई को। इससे ज़्यादा ही ले रहा हूँ, उन्होंने नज़रें झुकाकर जवाब दिया। मगर अब तो फजूल है, चांद ने फ़ौरन कहा।
اتنے नाजुक मामलात ओवर एस्टिमेट नहीं रखे जाते, वक्त पर स्टेप लेने की ज़रूरत होती है। बात की यह फजूल सी भागदौड़ उसके नुकसान पूरे नहीं कर सकती। यकीन करो मुझे इतना दुख है कि मैं बता नहीं सकता। चांद के लहजे से महसूस किए जाने वाला कर्ब झलक रहा था। इतनी अच्छी लड़की, उसके लेवल की तो ख़ानदान में दूसरी कोई नज़र भी नहीं आती। कितना बड़ा नुकसान हो गया उसका, ऐसा ज़ख्म जिसका कोई मरहम भी नहीं। तुम्हें क्या एतराज़ था उससे शादी करने पर? उसमें कमी किस बात की है? तुमने तो अच्छा पार्टनर हासिल करने का चांस मिस कर दिया। चांद ने संजीदगी से कहा। क्या इस मसले का सिर्फ यही हल था? मज़ाहिर ने भी बड़ी संजीदगी से जवाब दिया। हाँ, बेहतरीन तो यही था। अब भी तो तुम उसे मॉरल सपोर्ट देने पर रजामंद हो गए हो, मगर अब बहुत मुश्किल और नामुमकिन सा हो गया है। फ़र्ज़ करो तुमसे शादी के बाद यह हादसा पेश आता तो उसकी इतनी बचत तो फौरी हो जाती कि निकाह पर दूसरा निकाह तो हो नहीं सकता था। अब इतना बड़ा दिल कर रहे हो तो बाद में भी हो सकता था। चांद भाई, माजरत के साथ, इस घर में शादी के काबिल और भी हैं, लेकिन हर कोई मुझे ही कसूरवार समझकर मेरी खबर ले रहा है, मज़ाहिर ने सपाट लहजे में कहा। उन दोनों के पास रीज़न है, मगर तुम्हारे साथ तो कोई मसला नहीं है। या तुम्हारी कोई कमिटमेंट है किसी से? किसी को नहीं बता पाए तो मुझे बता दो, ऐसी भी क्या बात है? चांद ने कतरे मुलायम लहजा करके बड़ी शफ़क़त और मोहब्बत से दरियाफ़्त किया। अभी ज़िंदगी ने इतनी मोहलत ही कहाँ दी है कि खुशगवारियों की तरफ ध्यान जाता। मज़ाहिर ने खासे तल्ख़ लहजे में जवाब दिया था। बज़ाहिर मुस्कुराए थे। तो बस ये वजह है, अज़हर उन लोगों में से है जो पेश आने वाली ट्रेजिडी मुद्दतों नहीं भूल पाते। वो सिर्फ नाकाम ही नहीं हुआ, उसकी इंसल्ट भी हुई है। हमें उससे हमदर्दी होना चाहिए, बजाय कोई तवक्को करने के। ज़हीर तो कमिटेड है, सभी को इल्म है। तुम्हारे साथ ऐसा कोई मसला नहीं था। खैर, अब क्या कर रहे हो? मुझे महानूर का एड्रेस चाहिए, क्योंकि तुम उसे बाजियाब नहीं करा सके। इसका मतलब है वो उससे निकाह करने में कामयाब हो चुका है और अब लकीर पीटने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। मैं उससे उसकी फैमिली से कांटेक्ट में रहना चाहता हूँ। उसे यूँ तन्हा कर देना बहुत बड़ी ज़्यादती है। मेरा ख्याल है मैं इजहार या मज़हर के साथ बाइक पर चला जाता हूँ। बड़ी अम्मा बता रही थी कि उसका घर फूफो की तरफ ही है। तुम इजहार को एड्रेस समझा दो। मैं आज की डेट में उससे मिलना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है वो अच्छा फ़ील करेगी। उसके दुख में कुछ कमी होगी। चांद बोलते हुए खड़े हो गए। मज़ाहिर ने खासी हैरत और उलझन से उनकी तरफ देखा था। वो उस घर में नहीं है। बड़ी अम्मा ने आपको ये नहीं बताया कि पाशा इस वक्त अंडर अरेस्ट है? उसे पूछ हो रही है। वो नहीं बता रहा कि महानूर को उसने कहाँ रखा हुआ है। यही तो असल मसला चल रहा है अब। तो क्या अभी उसने ये नहीं बताया कि वो निकाह कर चुका है या नहीं? चांद ने अंडर अरेस्ट सुनकर बहुत बेताबी से पूछा। कह तो वो यही रहा है। मज़ाहिर की आवाज़ बहुत धीमी थी। क्या ये कि निकाह हो चुका है? मज़ाहिर ने सिर्फ हुंकारा भरने पर इत्तफाक किया। तो पुलिस ने प्रूफ नहीं मांगा? कह रहा है कोर्ट में पेश करेगा। मज़ाहिर ने फिर धीमी आवाज़ में कहा। इसका सीधा सा मतलब है कि निकाह हो चुका, तभी वो कोर्ट में जाने को तैयार है। तो फिर महानूर को क्यों छुपा रखा है? अब तो छुपाने की कोई रीज़न नहीं है। चांद को हैरत हो रही थी। वो तो कह रहा है कि वो उसे दुल्हन बनी घर पर छोड़ कर आया था। पुलिस रेड हुई तो वो घर पर नहीं मिली। वालदा से मेरी अलग से बात हुई तो वो कह रही हैं कि वो घर पर ही थी, मगर खुद से कहीं चली गई है। कोई उसे लेकर नहीं गया और मुझे किसी की बात पर एतबार नहीं। मुझे यकीन है वो सब मिलकर हमें उलझा रहे हैं। अपने घर से बस में अकेली बैठकर तो वो कभी यहाँ नहीं पहुँच सकी। इतनी हिम्मत कैसे कर सकती है? ये महज उन लोगों की कोई ख़ास प्लानिंग है, लेकिन आप फ़िक्र ना करें, इंशाल्लाह जल्द ही पता लग जाएगा। मेरा जहाँ तक ख्याल है उसे इसलिए अलग थलग कहीं रखा हुआ है ताकि उसकी टोटली ब्रेन वॉशिंग कर डालें और जब वो कोर्ट में पेश हो तो उनके हक़ में बयान दे। मज़ाहिर ने चांद को मुतमईन करने की कोशिश की। ये सब तो महज अंदाज़े हैं ना, कन्फर्म तो कुछ भी नहीं है। बहरहाल मैं उसकी वालदा से मिलना चाहता हूँ। तुम अज़हर को उसका एड्रेस समझा दो, मुझे अभी मिलना है। चांद का फ़ैसला अपनी जगह मौजूद था। मैं लिख देता हूँ, वो समझ जाएगा। मज़ाहिर को महसूस हुआ कि वह चांद को रोक नहीं सकते, इसलिए एड्रेस देने पर बादल नखास्ता सही रजामंदी ज़ाहिर की और साइड टेबल से एक पैड उठाकर एड्रेस लिखने लगे। वैसे तो उस इलाके में पहुंचकर आप बाहर मिलने वाले उस इलाके के किसी भी बाशिंदे से उसका पता पूछेंगे तो वो बता देगा। मज़ाहिर ने कागज़ की चिट चांद को थमाते हुए कहा। ओके, तुम चेंज कर लो, खाना वाना खा लो और रेस्ट करो। बड़ी अम्मा कह रही थी कि तुम बहुत कम आराम करते हो। अपने आराम को भी शेड्यूल किया करो, ये काम करने वालों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मज़ाहिर खामोश रहे। चांद कमरे से बाहर चले गए। सुबह ही सुबह उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। अला यार और उसके बाप ने उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। शहाना उसे देखने गई तो डॉक्टर ने बताया अभी वक्त नहीं हुआ। उठने बैठने में बेएहतियाती की वजह से तकलीफ़ हो गई थी और यूँ भी मतवक्का माँ खासी वीक है और उसने इतना वेट गेन नहीं किया जितना कि होना चाहिए था। बस इसी वजह से कमर में दर्द और पेन वगैरह की शिकायत हो गई थी, इसलिए इसे घर ले जाएं और इसकी डाइट का ख्याल रखें। शहाना उसे अपनी कोठी में इसलिए ले आई थी कि वहाँ से ड्राइवर के साथ अपार्टमेंट में भेज देंगी।
ہاسپٹل جانے سے پہلے انہوں نے مون کی شادی کے سلسلے میں کچھ شاپنگ کی تھی۔ ملازم وہ سب کی سب چیزیں لاؤنج میں رکھ چکا تھا۔ ذرا ڈرائیور کو دیکھو کدھر ہے، اس سے کہو مومل کو گھر چھوڑ آئے، انہوں نے جاتے ہوئے ملازم کو ٹوکا۔ شمسی اپنے مخصوص انداز میں بندروں کی طرح اچھلتا زینہ اتر کر نیچے آیا اور مومل کو دیکھ کر سیٹی بجانے والے انداز میں ہونٹوں کا زاویہ بنایا۔ قدرے ٹھٹکا تھا۔ شمسی اسے جوس وغیرہ دے دو، وہ ایک لش پش کرتی ساڑی کا جائزہ لیتے ہوئے بڑے مصروف سے انداز میں گویا ہوئی۔ یس میڈم۔ شمسی اسے گھورتا باہر چلا گیا۔ وہ نڈھال سی صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے بیگم صاحبہ کو اور ان کے سامنے پھیلے ہوئے عروسی ملبوسات کو دیکھ رہی تھی۔ نکاحت کی وجہ سے یوں محسوس ہوتا تھا گویا پتھرائی ہوئی ہو۔ اسی دوران مون بھی زینہ اتر کر لاؤنج میں آ گیا تھا۔ یعنی آج کی ڈیٹ میں خوب شاپنگ ہوئی، وہ شاہانہ کے قریب پہنچ کر بولا۔ خوب تو نہیں، کچھ۔ یاد ہے نا کل ڈنر پر آ رہے ہیں وہ لوگ، کبھی غائب ہو جاؤ۔ اس کا بڑا بھائی جو امریکہ سے آیا ہوا ہے اسپیشلی تم سے ملنے کا خواہش مند ہوگا۔ وہ بھی آئے گی؟ مون نے لطیف و شریر انداز میں پوچھا۔ تمہارا دل چاہ رہا ہے تو خاص تاکید کر دیتی ہوں کہ اسے بھی ساتھ لے آئیں۔ شاہانہ مسکرائیں۔ تیرے مون صاحب کی شادی کر رہے ہیں مومل، یہ سب کپڑے اس کی دلہن کے ہیں۔ شاہانہ کا موڈ بہت اچھا تھا، مون بری طرح چونکا تھا۔ مومل، اس نے اطراف میں دیکھا۔ وہ ایک کونے میں دبکی نظر آ گئی۔ وہ غور ان دونوں کی بات چیت سن رہی تھی۔ پہلی بار اس نے مون کو بڑے پیارے موڈ میں ماں سے بات کرتے دیکھا تھا، مطمئن، پرسکون اور خوش باش۔ کتنا خوش ہے، شادی ہو رہی ہے نا۔ اس نے فلموں ڈراموں میں دیکھا تھا، چور ڈاکو برے لوگ بہت خوش رہتے ہیں، ہنستے بہت ہیں اور ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، بڑا سا گھر، بڑی سی گاڑی، بہت سارے ملازم، کھانے کی میز پر اچھے اچھے کھانے، روب داب، سبھی ان سے ڈرتے ہیں، جو ان کو برا کہتا ہے اسے گولی مار دیتے ہیں۔ مون ایک دم سنبھل گیا تھا۔ میرا خیال ہے کل تمہاری شادی کی ڈیٹ بھی ڈسکس ہوگی، اس کے بعد تو ہمارے پاس بہت کم ٹائم رہ جائے گا تیاری کے لیے۔ تم اپنے ملنے والوں کی لسٹ بنا لینا تاکہ کارڈز وقت پر تقسیم ہو جائیں۔ وہ ساڑی احتیاط سے طے کرتے ہوئے اپنی دھن میں بولے جا رہی تھی۔ مون قطعی خاموش تھا۔ ویسے کہہ کر دیکھتی ہوں کہ کل وہ لوگ ریوا کو بھی ساتھ لائیں، کیا حرج ہے؟ وہ بہت اچھے موڈ میں تھی۔ ارے نہیں ممی، وہ تو میں ایسے ہی مذاق کر رہا تھا، اس کی دادی کے سامنے کہہ بھی مت دیجیے گا، ناراض ہو جائیں گی، اس نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ تو ہے، یہ پرانے وقتوں کے لوگ اپنے اصولوں سے ہٹنا کفر سمجھتے ہیں۔ ویسے تم فون پر تو بات کر لیا کرو، مظاہر سے کہہ دیا تھا میں نے۔ مون خاموش رہا۔ میں تو اس خیال سے خوش ہوں کہ اس کے آنے سے گھر میں کتنی رونق ہو جائے گی، کتنی معصوم باتیں کرتی ہے، وہ بولی۔ یہ تو فیکٹ ہے ممی، جب تک بہو گھر میں نہیں آ جاتی ساس کو اس کی ایک ایک ادا بھاتی ہے، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ارے بھائی اچھی بات منہ سے نکالو، نیگیٹو کیوں سوچ رہے ہو، ابھی کھل کے خوش تو ہونے دو، انہوں نے ڈبوں کو ترتیب سے رکھتے ہوئے ٹوکا۔ شمسی ایپل جوس لے آیا تھا۔ ایک تیسرے درجے کی نوکرانی کو جوس پیش کرتے ہوئے وہ بہت عجیب سا محسوس کر رہا تھا، وہ بھی مالکوں کے سامنے۔ یہ ڈرائیور کا کچھ پتہ ہے؟ وہ شرف الدین گیا تھا دیکھنے، خود بھی غائب ہو گیا، اسے گھر پہنچانا ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس کی۔ شاہانہ شمسی سے مخاطب تھی۔ اپنے کوارٹر میں پڑا سو رہا ہوگا، ایک ہی تو شوق ہے اسے، شمسی ہنسا۔ میرا خیال ہے شرف الدین اسے جگا رہا ہوگا۔ اسی لمحے شرف الدین لاؤنج میں چلا آیا۔ وہ ڈرائیور موٹر باہر نکال رہا ہے بیگم صاحبہ۔ تم کیا اس کے ساتھ موٹر کھینچ کر باہر نکال رہے تھے؟ شاہانہ ناراضگی سے بولی۔ نہیں جی، وہ موٹر کا تیل پانی چیک کر رہا تھا، میں پانی وانی لا کر دے رہا تھا اسے، شرف الدین گھبرا کر بولا۔ چلو مومل گاڑی میں بیٹھو، اٹھو، وقت پر کھا پی لیا کرو، کیوں فاقہ مستی لادی ہوئی ہے خود پر، جو ڈاکٹر نے کہا ہے اس پر عمل کرنا، سن رہی ہے نا؟ جی، وہ اٹھتے ہوئے بہت آہستہ سے بولی اور ایک نگاہ مون کی طرف بلا ارادہ کی تھی۔ سفید کلف شلوار قمیض میں ملبوس اجنبیوں سے زیادہ اجنبی بنا کھڑا تھا۔ شادی ہو رہی ہے، آگ ہی لگے گی انشاءاللہ، دیکھتی ہوں دوسروں کو مصیبت میں ڈالنے والوں کے پاس خوشی کتنی دیر کے لیے آتی ہے، اللہ سہیں کیا ہمارا نہیں؟ وہ تھکے تھکے انداز میں قدم اٹھاتی لاؤنج سے باہر نکل گئی۔ آگ لگ جائے اس ساری دنیا میں، غارت ہو جائیں سب کی خوشیاں، موت پڑے سب کو۔ جانے کیوں آنسو ابل ابل کر آ رہے تھے، وہ چادر کے پلو سے مسلسل آنکھیں پہنچ رہی تھی۔ چاند اور اظہار ڈرائنگ روم میں بیٹھے قمر النساء کا انتظار کر رہے تھے۔ ڈرائنگ روم میں سجی ہوئی سب اشیاء قیمتی تھیں۔ سامنے دیوار پر قیمتی فریم میں ایک متوجہ کرتی تصویر بھی تھی، جس میں پاشا مردہ شیر پر ایک پاؤں اور رائفل ٹکائے بڑے فخریہ انداز میں کیمرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مٹیالے سے کپڑوں اور بھاری بوٹ کے ساتھ گردن میں جھولتا ہوا لال مفلر نہیں تھا۔ اس کی تصویر اسے ایک جرری اور بہادر جوان کے طور پر متعارف کرا رہی تھی۔ بے انتہا چمکدار آنکھیں، نفاست سے ترشے اور سنورے ہوئے گھنے بال، گھنی مونچھیں، گوشت سے پر صحت مند مضبوط جسم۔ اظہار نے چاند کو بتا دیا تھا کہ یہی موصوف پاشا ہیں، اس لیے چاند نے تصویر کو بغور دیکھا تھا اور ہر اینگل سے دیکھا تھا۔ تصویر سے تو ایک خوش باش بے فکر کھلنڈرے نوجوان کا تاثر ذہن کے پردے پر ابھرتا تھا۔
विलन या करप्ट बंदे की तो झलक भी नज़र नहीं आती थी। वो एक ध्यान से बाहर आए। कमरुन्निसा ड्राइंग रूम में आ चुकी थी। चांद खड़े हो गए। इजहार ने भी उनकी तकलीद की। अस्सलाम वालेकुम आंटी। चांद ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आप खड़े क्यों हो गए, बैठिए ना। वो अपने मखसूस सादा अंदाज में गोया हुई। वो दोनों फ़ौरन ही बैठ गए। मैं महानूर का भाई चांद आज सुबह ही अमेरिका से आया हूँ। अपने घर में होने वाले इस संगीन हादसे की खबर हुई तो बहुत धचका लगा। दुख की तो कोई इंतहा नहीं है, लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब तो ये सोचना है कि हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए। और मैं बस इतना समझ पाया हूँ कि हमारी बेगुनाह बहन जिस तकलीफ़ और अज़ियत से गुजर रही है, इस वक्त उसे सबसे ज़्यादा हमारी हमदर्दी और कुर्बत की ज़रूरत है। अब हम उसके लिए कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन उसे नज़र तो आ सकते हैं, इससे अच्छी बात तो कर सकते हैं। इसी वजह से उससे मिलना चाहते हैं। मेरा ख्याल है आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा। बेटे, इसमें एतराज़ वाली कौन सी बात है, ये तो बहुत खुशी की बात है। आपके घराने ने तो उससे एकदम राब्ता ख़त्म कर दिया था। आपका आना तो बहुत खुशी की बात है, मगर कमरुन्निसा आंखों पर सफ़ेद दुपट्टा रखकर फूट फूट कर रोने लगी। बेटे, अब वो हमारे पास भी नहीं है। सख्त नादानी की है उसने। पाशा को यकीन नहीं, वो समझता है कि मेरे ताउन से वो आप लोगों के पास वापस पहुंच गई है और किसी को कुछ पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ है। तुम्हारे भाई ने भी फ़ोन पर मुझसे कई मरतबा कुछ उगलवाने की कोशिश की। बेटे, दिल में कुछ हो तो बताऊं, जब मुझे खुद ही नहीं पता। वो फिर रोने लगी। पुलिस का अंदाज़ा है कि उसे पाशा ने कहीं दूसरे ठिकाने पर छुपा दिया है। चांद गहरी नज़रों से कमरुन्निसा का चेहरा देख रहे थे। ईमानदारी की बात यह है बेटे, पाशा और महानूर का निकाह हो चुका है। मेरी बेटियों दामादों की मौजूदगी में वो इस घर की इज्जत बन चुकी है। ये घर उसका है, वो हमारी है, इसलिए अब उसे क्यों छुपाएंगे, दरबदर करेंगे। मैंने उसे बहुत समझाया था कि उसके अपनों ने उसे छोड़ दिया है, अब यही हल है कि हमें अपना बना ले। हमने उसका हाथ पकड़कर दस्तखत नहीं कराए थे। हमारी बात वो समझ गई थी। मूवी बनी हुई है, तस्वीरें उतरी हुई हैं, आप लोग देख लेना। भला अब हम उसे क्यों छुपाएंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना बेटे। कमरुन्निसा की सादा मिजाजी चांद ने महसूस की थी। उन्होंने इजहार की तरफ देखा। एक उलझन और खलफिशार उनकी आंखों में वाज़े था। उन्हें कमरुन्निसा की बात पर एतबार आ चुका था। वो तो मेरे कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी। पाशा खाने पीने का कुछ इंतज़ाम करने निकला था कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसने यहाँ पैगाम दिया कि महानूर को कहीं छुपा दें, छापा पड़ने वाला है। मैंने इनकार कर दिया कि अब हम उसे क्यों छुपाएं, वो अपने घर में है। पाशा गिरफ्तार हो चुका था, इसलिए मैंने महानूर से कहा कि वो कपड़े बदलकर आराम से ऊपर लेट जाए। मेरी बेटी उसे ऊपर के कमरे में छोड़ आई ताकि पुलिस आए तो हम उसे सारी हकीकत बता दें, वो बच्ची को ख्वामखा परेशान ना करें। अब उसे छुपाना तो नहीं कह सकते, ऊपर के कमरे भी घर ही का हिस्सा है। पुलिस आई, सारे घर की तलाशी ली, छत पर भी गई, वो वहाँ नहीं थी। मेरे तो पाँव तले ज़मीन सरक गई। मेरी बेटी उसे खुद ऊपर के कमरे में छोड़ कर आई थी। पड़ोस की छत पर हमारी छत से आसानी से जाया जा सकता है। यही ख्याल आया कि वो डरकर पड़ोस में ना चली गई हो। वहाँ गए तो मालूम हुआ कि वो वहाँ गई तो थी, मगर वहाँ से कहीं और चली गई। पड़ोसन कहने लगी कि मेरा अंदाज़ा है कि वो अपने माँ बाप के पास गई है। इतनी रात को वो और कहाँ जा सकती है। मगर आप लोगों से मालूम हुआ कि वो वहाँ भी नहीं पहुँची। दिन रात की बेचैनी है, ना नींद है ना भूख। जवान जहान बच्ची खुदा ना खास्ता कहीं गलत हाथों में। मेरे मुंह में खाक। उनकी आवाज़ फिर भराने लगी। चांद दम्बा खुद बैठे एक एक हरफ तोल तोल कर सुन रहे थे। कमरुन्निसा की शख्सियत ऐसी नज़र आती थी जो काबिल एतबार होती है। उन पर झूठ या गलत बयानी का शुबा नहीं होता। बहरहाल आंटी, ये तो कन्फर्म होता है कि आपके समझाने के बावजूद वो निकाह पर दिल से रजामंद नहीं हुई थी। उसने मजबूरी में एक फ़ैसला किया था। जैसे ही उसे मौका मिला वो यहाँ से चली गई। कमरुन्निसा खामोश रहीं। आई एम सॉरी आंटी, आपको जहमत दी। चांद शिकस्ता दिली से कहते हुए उठ खड़े हुए और इजहार की तरफ यूँ देखा जैसे कह रहे हों कि बहुत ही नुकसान हो गया। इजहार तो दुख और सदमे से यूँ गुमसुम था जैसे मौजूद ही ना हो। उसकी आंखों के सामने उसकी दराज चोटी लहराती नाजुक सी आपी यहाँ वहाँ आती जाती नज़र आ रही थी। खामोश मगर मुतमईन पुरसकून, अपनी हालत पर शाकिर व मगन। बैठो बेटे, मैं चाय बना देती हूँ। इस वक्त घर में मेरे अलावा कोई और नहीं है। प्लीज़, इस तकल्लुफ़ की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो काम बहुत हो गया है। आप दुआ करें वो खैरियत से हो और हमारे पास जल्द आ जाए। चांद ने गहरे तफक्कुर के दौरान रस्मी मुस्कुराहट की गुंजाइश निकाली। आमीन सुमा आमीन, कमरुन्निसा ने बेसाख्ता कहा था।